जोहार साथियों, एड शाइन में आप सबों का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था प्राचीन काल में झारखंड। पिछले वीडियो में हमने देखा पाषाण काल में झारखंड। झारखंड को प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐत्रेय ब्राह्मण में या महाभारत काल में या समुद्रगुप्त काल में या पुराणों में क्या किन किन नामों से पुकारा जाता था। हमने मौर्य काल में झारखंड को देख लिया, हमने मौर्योत्तर काल में झारखंड को देख लिया, हमने गुप्ता काल में झारखंड को देख लिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या प्रभाव झारखंड में पड़ा हमने उसको देख लिया। तो ये जो है प्राचीन काल में झारखंड का ये लास्ट वीडियो है साथियों। और इसके अलावा कुछ अगर पॉइंट्स छूट गए होंगे तो एक छोटे से 5 से 7 मिनट का क्लिप मैं बना के उसको पोस्ट कर दूंगा। प्राचीन भारत में जो झारखंड का इतिहास है वो इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। और एक बात मैंने कहा था सबों को, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अपना अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से डालेंगे। वो अपना अपना व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से डालेंगे, क्योंकि उनका व्हाट्सएप नंबर अगर हमारे पास रहेगा तो बहुत सारे हैंड नोट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सकेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में झारखंड का जो टॉपिक है, हमने मौर्य काल में झारखंड पढ़ लिया था, मौर्योत्तर काल में पढ़ लिया था, गुप्ता काल में हमने झारखंड को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में झारखंड, और गुप्तोत्तर के बाद पूर्व मध्य काल में झारखंड। फिर प्राचीन भारत के इतिहास में जो झारखंड का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट इसका जो है वो एक शॉट ले लीजिए, क्लिप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। गुप्तोत्तर काल में झारखंड, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल की शुरुआत जो होती है वो गुप्त वंश के पतन के बाद होती है, ठीक है। गुप्त वंश का जब पूरी तरह पतन हो जाता है, कुमार गुप्त की मृत्यु हो जाती है, स्कंद गुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो छोटे छोटे शासक होते हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो गुप्त वंश के बाद जो है गुप्ता के बाद का पीरियड चलता है गुप्तोत्तर काल, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में दो महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका झारखंड की राजनीति पर जो है वो प्रभाव पड़ा। पहले शासक थे बंगाल का यानी गौड़ वंशी शासक शशांक, और दूसरे शासक हुए आपके हर्षवर्धन, ठीक है। तो हम लोग शशांक के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक। गुप्तोत्तर काल में गौड़ गौड़ यानी बंगाल, पूरा बंगाल का शासक शशांक सबसे प्रतापी शासक था। बंगाल का गुप्तोत्तर काल में बंगाल का शासक जो शशांक था, जो गौड़वंशी शासक शशांक था, वो सबसे प्रतापी शासक था, जो 602 से लेकर 625 ईस्वी, जी हां 602 से लेकर 625 ईस्वी तक शासन किया बंगाल पर। उस समय उस बंगाल के अंतर्गत अभी का बंगाल, उसके अलावा उड़ीसा और झारखंड का संपूर्ण क्षेत्र आता था। यानी कि शशांक जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में हम बात करें तो जो प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तोत्तर काल की बात करें तो पहला शासक था जिसने झारखंड क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में जो है उसने गुप्तोत्तर काल में शासन किया, ठीक है। शशांक 602 से 625 ईस्वी झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में शासन किया। यह गौड़वंशी शासक था, यह कट्टर शैव था। यहां शैव मतावलंबी न लिख के कट्टर शैव शब्द का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शशांक ने बहुत सारे बौद्ध केंद्रों को झारखंड में नष्ट कर दिया। झारखंड में बौद्ध केंद्रों को नष्ट करने के बाद पूरी तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, मतलब बहुत जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ ह्रास हो गया शशांक के बाद। वैसे तो बौद्ध धर्म जैन धर्म का ह्रास जो है वो गुप्त काल से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। क्योंकि गुप्त लोग, गुप्तों के जो गुप्त राजा थे, जो गुप्त सम्राट थे, वो वैष्णव के, विष्णु, भगवान विष्णु के उपासक थे। वो लोग कट्टर वैष्णव वो लोग भी थे। तो बौद्ध धर्म का ह्रास वहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन शशांक ज्यादा कट्टर शैव था, जिसने बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया, जिसने बोधि वृक्ष को
कटवा दिया था, जिसमें भगवान महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसने गया के बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, जो कि शशांक के इतिहास पर एक कलंक के समान है, जो कभी मिट नहीं सकता। हम देखते हैं बंगाल का शासक शशांक जो है वो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल पर राज्य किया। वो एक कट्टर शैव था और बौद्ध केंद्रों को उसने नष्ट कर दिया झारखंड से। ठीक है, क्योंकि यह कट्टर शैव था, इसलिए कई शैव मंदिरों का निर्माण करवाया, कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने झारखंड में भी अनेक शिव मंदिर बनवाए, जिसमें महत्वपूर्ण है बेनू सागर शिव मंदिर। बेनू सागर शिव मंदिर के बारे में आपने पहले भी वीडियो में पढ़ा है। बेनू सागर शिव मंदिर सिंहभूम जिला में पड़ता है। वस्तुतः यह जो है सिंहभूम और उड़ीसा के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित यह सिंहभूम और उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जी हाँ, सिंहभूम और उड़ीसा का मयूरभंज जिला के क्षेत्र में अवस्थित कोचांग नामक जगह है। उसी कोचांग जगह में बेनू सागर शिव मंदिर है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल इससे आपके पूछे जाएंगे कि शशांक जो था वो कट्टर शैव था और अनेक शैव मंदिर की स्थापना झारखंड में उसने बनवाया। वेणु सागर शिव मंदिर बनाया, जो कि सिंहभूम और मयूरभंज के बीच में है। सिंहभूम और मयूरभंज के बीच जो है सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। वस्तुतः यह सिंहभूम जिला में ही पड़ता है। सिंहभूम जिला में मयूरभंज और सिंहभूम के बीच सीमा क्षेत्र है, वहीं पर यह कोचांग नामक जगह है, जहां पर वेणु सागर शिव मंदिर है, सिंहभूम जिला में। ठीक है, तो वेणु सागर शिव मंदिर बनवाया इसने। ठीक, दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम शशांक का क्या है? झारखंड पे तो शासन किया, वेणु सागर शिव मंदिर बनवाया। दूसरा, इसने बंगाल, उड़ीसा और झारखंड एक विस्तृत साम्राज्य पर चूंकि शासन किया, इसीलिए दोस्तों इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। व्यवस्था को, प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसने 2 राजधानियां बनाई थी। पहली राजधानी इसने दुलमी को बनाया और दूसरी राजधानी जो है संथाल परगना के बड़ा बाजार को बनाया था। इसीलिए यहां पर यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राचीन काल के इतिहास में या प्राचीन काल के शासकों में से शशांक जो था वो पहला शासक था। शशांक पहला था और एकमात्र शासक भी बोला जा सकता है जिसने अपने साम्राज्य की राजधानी झारखंड में बनाई। तो पहला शासक कौन था जिसने झारखंड में अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाई प्राचीन भारत के इतिहास में? वो शशांक था, जिसने संथाल परगना के बड़ा बाजार, जी हां, संथाल परगना के बड़ा बाजार को अपनी राजधानी बनाई थी। इसकी 2 राजधानियां थी, दुलमी, संथाल परगना का बड़ा बाजार। संथाल परगना का बड़ा बाजार हमारा झारखंड में पड़ता है, इसीलिए झारखंड को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला प्राचीन भारतीय इतिहास में शासक शशांक था। ठीक है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेनू सागर, सिंहभूम में स्थित बेनू सागर शिव मंदिर इसने बनाया। ठीक, 2, बस शशांक खत्म हो गया। अब दूसरा महत्वपूर्ण, शशांक का 602 से 625 ईस्वी तक शासन किया था। दूसरा महत्वपूर्ण जो है सम्राट हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। जी हाँ, फिर बोल देता हूं, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल था। ये वर्धन वंश के थे, इनके आदि पुरुष पुष्यभूति थे, इसलिए इनके वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश के, वर्धन वंश के हर्षवर्धन, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास में संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया और उनके साम्राज्य के अंतर्गत झारखंड राज्य भी शामिल था। ठीक है, झारखंड राज्य का थोड़ा सा पार्ट शामिल था, पूरा पार्ट शामिल नहीं था। कारण यह था कि इस समय शशांक जो है वो झारखंड में राज्य कर रहा था, इनके समकालीन ही था। तो शशांक का तो संथाल परगना का बड़ा बाजार को राजधानी बनाया, झारखंड पर शासन किया, लेकिन राजमहल के क्षेत्र पर इनका हर्षवर्धन का अधिकार था। राजमहल, तो
पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के हर्षवर्धन, इनके विस्तृत साम्राज्य में राजमहल का छोटा राज्य शामिल था। उसके हर्षवर्धन ने राजमहल के लिए का जंगल शब्द का यूज किया है। का जंगल बोलिए, का जंगल बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का जंगल यानी कि राजमहल का एक छोटा, या क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण झारखंड क्षेत्र पर शासन किया, तो आंसर शशांक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है राजमहल का एक छोटा सा क्षेत्र जो है उसके साम्राज्य में शामिल था, तो उसमें का जंगल, राजमहल का छोटा सा जो क्षेत्र था, उसमें हर्षवर्धन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हर्षवर्धन से महत्वपूर्ण जो है वो आपका क्वेश्चन बनता है मात्र। ठीक है, और इसी का जंगल क्षेत्र में यानी कि इसी राजमहल क्षेत्र में हर्षवर्धन को चीनी यात्री जो इस समय वेनसांग भारत आए थे, चीनी यात्री वेनसांग से इसी का जंगल या राजमहल क्षेत्र में भेंट हुई थी। चीनी यात्री इस समय वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आए थे। 630 ईस्वी में भारत आए थे। मैंने बताया था गुप्ता काल में 405 ईस्वी में फायान आए थे, जिन्होंने कुकुट लार्ड कहा था। और चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय में 630 ईस्वी में आए थे। 630 ईस्वी में आए थे, जिन्होंने यात्रा वृतांत जो लिखा है सी यू की, मैं पढ़ा चुका हूं इसे पिछले वीडियो में, जिनका यात्रा वृतांत है सी यू की, और इन्होंने जो है झारखंड क्षेत्र को, छोटा नागपुर क्षेत्र को, ठीक है, की ना सुफालाना कर्ण स्वर्ण कहा है। की ना सुफा, इसको रटना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग मनन कीजिएगा घर में, तभी संभव हो पाएगा। ठीक है, तो वेनसांग जो है उसने सी यू की में की ना सुफालाना कहा है, कर्ण स्वर्ण कहा है छोटा नागपुर क्षेत्र को। ठीक है, और राजमहल जो क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइला कहा है, की चिंग काइला कहा है। और राजमहल पहाड़ी के अंचल को जो है दामिने कोह की संज्ञा दी थी। वेनसांग ने ही इसे दामिने कोह की संज्ञा दी थी। तो वेनसांग का यात्रा वृतांत सी यू की, पूरे छोटा नागपुर को क्या कहा, की ना सुफालाना। राजमहल क्षेत्र को क्या कहा, की चिंग काइला। और राजमहल पहाड़ी के अंचल को दामिने कोह नाम दिया था। वही दामिने कोह जो है बाद में 1824 ईस्वी में, ठीक है, बाद में 1824 ईस्वी में इसे दामिने कोह को जो है वैधानिक रूप अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है दी गई थी। 1824 में दामिने कोह का गठन किया गया था, इसी नाम को लिया गया था। ठीक है, तो यही राजमहल क्षेत्र में हर्षवर्धन और वेनसांग की मुलाकात होती है। वेनसांग जो है वो 630 ईस्वी में भारत में आए थे। ठीक है, और फाहियान गुप्त काल में इनसे पहले 405 ईस्वी में भारत आए थे। दोनों जो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये आपका जाकर गुप्तोत्तर काल में बस मात्र हर्षवर्धन और शशांक पढ़ना था। शशांक में बेनू सागर मंदिर आपका इंपॉर्टेंट है और हर्षवर्धन में राजमहल का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काजंगल ये इंपॉर्टेंट है, वो कट्टर शैव था। ठीक है, शशांक। ठीक है, इसके अलावा बेनू सागर शिव मंदिर एकदम याद रखिएगा सिंहभूम में है। और अगर ज्यादा डेप्थ में जाइएगा तो सिंहभूम और उड़ीसा के मयूरभंज जिला जो है उसके सीमा क्षेत्र में कोचांग में अवस्थित है। लेकिन ये वेणु सागर शिव मंदिर जो है आपका सिंहभूम में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। दूसरा शशांक से हमने पढ़ाया दुलमी और संथाल परगना के बड़ा बाजार को राजधानी बनाया। तो संथाल परगना का बड़ा बाजार यानी झारखंड क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला है एकमात्र और पहला प्राचीन भारत के इतिहास में जो शासक था वो शशांक था। आपका जो है गुप्तोत्तर काल शशांक और हर्षवर्धन के साथ जो है समाप्त हो जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पूर्व मध्य काल। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है यानी 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इतिहासकार स्मिथ महोदय वी.एस. स्मिथ महोदय ने कहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है और जो है हम लोग मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग मान लेते हैं 647 ईस्वी में अगर समाप्त हो जाता है। हालांकि सभी इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, लेकिन अगर प्राचीन भारत के इतिहास को अगर मान लिया जाए 647 में समाप्त हो जाता है तो मध्यकाल की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ होती है 1206 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। तो जो बीच का पीरियड है यानी 647
हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत यानी 1206 ईस्वी की स्थापना तक की अवधि को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। हम पूर्व मध्यकाल इसको कहते हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया, मध्यकाल प्रारंभ हो गया और दोनों के बीच का जो संक्रमण का काल है वो पूर्व मध्यकाल कहलाता है। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में जो है भारत के 3 कोनों में 3 शक्तियां जो है वो उत्पन्न होती है। मैंने छोटे से मैप के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट की शक्तियां और पूर्व में पाल वंश की शक्तियां और गुजरात में यानी पश्चिम में जो गुजरात महाराष्ट्र में गुर्जर प्रतिहार जो है 3 शक्ति जो है उसका उद्भव होता है। 3 शक्तियों का जब उद्भव होता है तो तीनों में जो है राजनीतिक सत्ता पूरे भारतवर्ष में अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होने लगता है। त्रिपक्षीय संघर्ष होने लगता है और यह संघर्ष जो है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में होती है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के पीरियड में होता है, 8वीं 9वीं शताब्दी में होता है और यही त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण दक्षिण से राष्ट्रकूट, पश्चिम से प्रतिहार और पूर्व से पाल वंश के इसी त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण जो है वो झारखंड राज्य भी प्रभावित होता है। झारखंड की राजनीति भी प्रभावित होती है, झारखंड की सभ्यता और संस्कृति भी प्रभावित होती है। ठीक है, झारखंड की राजनीति प्रभावित होती है, झारखंड की सभ्यता और संस्कृति प्रभावित होती है। मतलब कि तीनों अलग अलग जब आए, जब तीनों का संघर्ष हुआ तो कुछ ने कोई मंदिर स्थापित किया, झारखंड में भी मंदिर बने, झारखंड में भी नए नए संस्कृति का आगमन हुआ, यहाँ की राजनीति भी प्रभावित हुई। इसी को हम लोग पूर्व मध्यकाल में देखेंगे। तो ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है, केवल 3 पॉइंट हमको। पहला तो पूर्व मध्यकाल क्या होगा, तो हर्षवर्धन की मृत्यु, ठीक है, आफ्टर हर्षा डेथ 647 ईस्वी, उससे लेकर आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी के बीच के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। हम इसमें 3 से 4 केवल मंदिर देखेंगे और इसी से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा माना जाता है, माना नहीं बोलिए, इसका पूरा प्रमाण है कि महामाया मंदिर, एक महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर के नाम से पर मत जाइएगा, लेकिन ये महामाया मंदिर जो है इसमें ये मुख्यतः विष्णु मंदिर है। ठीक है, ये मुख्यतः विष्णु मंदिर है और इस मंदिर में सबसे पहले सियानाथ, ठीक है, सियानाथ देव ने विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी, सियानाथ देव ने। ठीक है, सबसे प्रमुख आएगा कि महामाया मंदिर कहां स्थित है, तो इसका आंसर है गुमला के हापामुनि गांव में स्थित है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पलामू के हनुमान गांव में, ठीक है, पलामू के हनुमान गांव में जैनियों का पूजा स्थल मिला है। पलामू के मूर्तियां गांव में बौद्ध धर्म से संबंधित शेर का शीर्ष, सिंह का शीर्ष मिला है। ठीक उसी प्रकार गुमला के हापामुनि गांव जो घाघरा थाना में पड़ता है, गुमला के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर है, जिसकी स्थापना या जिसका निर्माण गजघंट रॉय ने करवाया था। गजघंट रॉय ने इसे, इस मंदिर को 908 ईस्वी में बनवाया था, इसलिए इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। 908 ईस्वी में गजघंट रॉय ने इस मंदिर को बनाया था और अपने धार्मिक गुरु हरिनाथ राय, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे, उसे ही इस मंदिर का पहला पुरोहित बनाया था। ठीक है, ये गजघंट रॉय नागवंशी शासक थे। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्व मध्यकाल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि महामाया मंदिर कहाँ है, तो महामाया मंदिर गुमला हापामुनि गांव में है। बस घाघरा थाना भी याद रख सकते हैं। ठीक, गुमला हापामुनि गांव महामाया मंदिर 908 ईस्वी में पूर्व मध्यकाल में गजघंट रॉय ने बनवाया था। उन्होंने इसका पहला पुरोहित अपने धार्मिक गुरु हरिनाथ राय को बनाया था। गजघंट राय इसको बनवाए थे और पुरोहित बनाए थे कोई राय को, हरिनाथ राय को। ये हरिनाथ राय मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, यहां विष्णु की प्रतिमा जो स्थापित किए थे बता दिए हैं, सियानाथ देव, सियानाथ देव, बस यही आएगा। ऐसी मान्यता है कि गुमला में जो चैनपुर के निकट टांगीनाथ मंदिर है, बाबा परशुराम की, जहां टांगी माना जाता है कि भगवान परशुराम जो है, जो दादा परशुराम है, उनकी जो टांगी है वहीं पर अवस्थित है। वही टांगीनाथ मंदिर जो गुमला में है,
वो भी पूर्व मध्य काल में बना, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि टांगी, इतना जानना है कि टांगीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ है, गुमला में है, चैनपुर के निकट। चलिए हो गया, दो पूर्व मध्य काल में दो मंदिर हो गया। दो मंदिर और पढ़ना है, एक रजरप्पा का मंदिर, एक इटखोरी का मंदिर। तो इटखोरी का जो भद्रकाली मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बात है कि यहाँ जो इटखोरी में जो मां भद्रकाली की जो प्रतिमा है उसका निर्माण पाल वंशी शासक महेंद्र पाल द्वितीय ने करवाया था। जो कि मंदिर में लिखा हुआ है प्रतिमा के नीचे, आप जाइएगा तो उसको देख सकते हैं कि मंदिर की प्रतिमा का निर्माण जो है वो प्रतिमा का निर्माण महेंद्र पाल द्वितीय ईस्वी के साथ लिखा हुआ है, यानी महेंद्र पाल का शिलालेख है वहां पर। तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो ये सब उसका झारखंड में भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, महामाया मंदिर बन गया गुमला में। महामाया मंदिर हापामुनि गांव में बन गया। ठीक है, पुरोहित स्थापित हो गया, मराठा महाराष्ट्र पुरोहित आए, हरिनाथ रॉय, समझ रहे हैं। ठीक है, मराठा ब्राह्मण आए, यहाँ के पुरोहित बन गए, विष्णु की प्रतिमा स्थापित हुई, यही सब है। टांगीनाथ का मंदिर बन गया। टांगी भले वहां पर बहुत प्राचीन काल में, लेकिन पूर्व मध्य काल में यहाँ मंदिर फिर बनाया गया। ठीक है, उसके इटखोरी का भद्रकाली मंदिर, इटखोरी का भद्रकाली मंदिर भी बहुत प्राचीन है, लेकिन वहां भद्रकाली की प्रतिमा का जो निर्माण होता है, भद्रकाली मंदिर की प्रतिमा की जो स्थापना हुई, जो निर्माण हुआ, वो पाल शासक महेंद्र पाल द्वितीय ने 9वीं शताब्दी में किया, 9वीं सदी में किया। ठीक है, यह इटखोरी का जो भद्रकाली मंदिर है वहां तीनों धर्म का संगम है। बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं वहां पर, आप जाके देख सकते हैं। जैन प्रतिमाएं भी मिली है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू सनातन धर्म, ये तीनों का संगम जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इटखोरी मंदिर में। जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों का संगम स्थल है। महेंद्र पाल द्वितीय का शिलालेख है। महेंद्र पाल द्वितीय ने प्रतिमा का, भद्रकाली मां की प्रतिमा का निर्माण कराया था। अब रजरप्पा का अष्टभुजी, रजरप्पा जो है रामगढ़ जिला, रजरप्पा का अष्टभुजी शक्ति पीठ जो है उसका भी निर्माण पूर्व मध्यकाल में कराया गया था। हालांकि मंदिर निर्माण का साक्ष्य बहुत पुराना है, कहीं कहीं वर्णन है कि यहाँ महाभारत काल से मंदिर विराजमान था। ठीक है, तो उसे भी मानते हैं, लेकिन जैसा कि बुक में, पुस्तक में लिखा हुआ है, उस हिसाब से अगर बोला जाए तो पूरी तरह मंदिर जो है व्यवस्थित रूप से जो है वो पूर्व मध्य काल में अस्तित्व में आया। रजरप्पा का अष्टभुजी जो छिन्न मस्तिका है, 8 भुजा वाली छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि जो अष्टभुजी मां छिन्न मस्तिका का जो शक्तिपीठ है वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से प्रभावित है। मैंने बताया था कि पूर्व मध्यकाल में ही वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ, और वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में जब तंत्र और मंत्र विद्या का जब समावेश हुआ तो वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ, और उसी संप्रदाय के अंतर्गत मां तारा देवी की पूजा की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मां छिन्नमस्तिके शक्तिपीठ जो है, जो छिन्नमस्तिका मां की जो प्रतिमा है, ठीक है, जिसमें जो है मस्तक वो काटे हुए हैं और अपने हाथों में मस्तक लिए हुए हैं, और मस्तक जो है उनके गर्दन से जो लहू, जो की रक्त की जो धारा निकल रही है, और वो खुद ही अपने रक्त का पान कर रही हैं। तो ये जो प्रतिमा है वो आपका वज्रयान संप्रदाय से प्रेरित है। इसमें जो है यह कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के बौद्ध योगिनी देवी जो है उनसे यह प्रभावित है। मां छिन्नमस्तिके की प्रतिमा बौद्ध वज्र योगिनी या तारा भी आप बोल सकते हैं, बौद्ध वज्र योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आएगा क्वेश्चन कि मां छिन्नमस्तिके की जो प्रतिमा है वो बौद्ध धर्म के वज्र योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। ठीक है, 13वीं सदी हमने बताया था कि सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख जो है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ था।
पुंड्र शब्द से, लेकिन झारखंड शब्द का जो हम उल्लेख पाते हैं वो 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में पाते हैं। तो ये 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में हम कैसे झारखंड का शब्द का उल्लेख पाते हैं, तो फिर इसमें एक्चुअली क्या है कि जो 13वीं शताब्दी का जो ताम्रपत्र है वो उड़ीसा के राजा जय सिंह का है, ठीक है। और उड़ीसा के राजा जय सिंह ने इस 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में यह लिखा है कि मैं झारखंड का राजा हूं। यानी कि उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड राज्य का राजा घोषित किया था। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में यह अंकित है और यहीं पर झारखंड शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। लास्ट लाइन जो है कि कवि जयदेव जो हुए प्राचीन काल में, तो कवि जयदेव के सांस्कृतिक जो परंपरा थी उससे भी झारखंड संबद्ध रहा है, ठीक है। कवि जयदेव की सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंधित रहा है। कुछ 2-4 पॉइंट जो छूट गए हैं उसको मैं छोटा सा वीडियो बना के अगर देख लूंगा, अगर छूट गया है तो मैं जो है साथियों एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आपको ले आऊंगा। आपका प्राचीन भारत का झारखंड का के संदर्भ में प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन झारखंड का जो इतिहास है वो जो है प्राचीन काल में झारखंड, तो ये प्राचीन काल में जो झारखंड है, प्राचीन इतिहास में जो झारखंड है, वो टॉपिक आपका पूरी तरह खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका जो है वो मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। मध्यकाल हम पढ़ेंगे। मध्यकाल पढ़ने के बाद जो है कुछ क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आगे फिर देखते हैं कि उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एकदम क्रम अनुसार जो है वो है सिलेबस के अनुसार जो है पूरी तरह वीडियो बनाया जाएगा, निरंतर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।